अस्सलामुअलैकुम बच्चों, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद शाफी एंड यू गाइस आर वाचिंग बायोमिस्ट्री। आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज से हम स्टार्ट करने वाले एक बहुत ही ज़बरदस्त और एक बहुत ही बेनिफिशियल सीरीज़ आप लोगों के लिए, क्योंकि इस सीरीज़ के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर वाइज एमसीक्यूज, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस, चैप्टर वाइज टेस्ट जो बेसिकली बायोलॉजी के होंगे। और पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर पीएमडीसी एमडीकैट के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, पीएमडीसी एमडीकैट सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर्स हैं, मेरी कोशिश होगी कि इन तमाम चैप्टर्स के प्रैक्टिस टेस्ट, इन तमाम चैप्टर्स के क्वेश्चंस, इन तमाम चैप्टर्स के एमसीक्यूज आपको वीडियो की सूरत में प्रोवाइड किए जाएं और एक एक क्वेश्चन का बहुत अच्छी तरीके से सॉल्यूशन प्रोवाइड किया जाए। अब इसको करने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि सर इंपॉर्टेंस क्या है, वाई वी शुड डू दिस, क्यों करें। देखो, सबसे पहली बात, एमडीकैट के अंदर अगर मैं 2026 की बात करूं तो इस वक्त एमडी कैट के सिलेबस के अंदर तकरीबन 45% जो वेटेज है एमडी कैट के पेपर के अंदर, वो सिर्फ बायोलॉजी का है। यानी कि अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो बायोलॉजी के अंदर, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स ऑफ माइन जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर स्कोर किए हैं बायोलॉजी के अंदर एंड दे आर नाउ स्टडिंग इन मेडिकल कॉलेज। एंड अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर लेते हो, जो कि बहुत आसान है, बस शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए, शर्त इतनी है कि आपने प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चंस, शर्त इतनी है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं। तो अगर आप 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना चाहते हो तो ये कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, आप बहुत आराम से स्कोर कर सकते हो। तो बायोलॉजी के जो एमसीक्यूज है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, आप आराम से 81 आउट ऑफ 81 स्कोर कर सकते हो। अगर मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की बात करूं तो फिजिक्स में आपको न्यूमेरिकल्स मुश्किल लगते हैं, अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री के अंदर इक्वेशंस आपको मुश्किल लगती होंगी, लेकिन बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है एमडीकैट के लिए जो आप आराम से अच्छा स्कोर कर सकते हो, क्योंकि आपका इंटरेस्ट भी होता है। और जब आपका इंटरेस्ट होता है तो आपके लिए 81 आउट ऑफ 81 स्कोर करना कोई बड़ी बात नहीं होती। देखो, अब इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब क्या है, इस पूरी सीरीज को करवाने का मतलब यह है कि आप चैप्टर वाइज एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके ये देखो कि आप कहां स्टैंड करते हो। अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस शीट सॉल्व करोगे तो हो सकता है वहां पे आपको क्वेश्चन ना समझ में आए कोई, और आपके पास कोई वीडियो सॉल्यूशन भी ना हो। तो दिस इज द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। आपने करना यह है कि जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपने सिंपली जो है वो अपने साथ एक नोट्स की कॉपी खोल के रखनी है, और हर क्वेश्चन के एंड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आएगा, तो आपने क्या करना है, स्क्रीन को पॉज करना है, वीडियो को पॉज करना है, और वीडियो को पॉज करके खुद उसका सॉल्यूशन करना है। अगर आप उसका सॉल्यूशन कर लेते हो एंड वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आता है कि सर ये तो मेरा बिल्कुल ठीक हुआ, इसका मतलब है वो कॉन्सेप्ट, वो टॉपिक आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हुआ है। और अगर लेट सपोज आपने उस क्वेश्चन को गलत किया है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपको बहुत डिटेल में चीजें समझ में आ रही होंगी, और उसी क्वेश्चन के अंदर उस पूरे क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब सवाल ये होता है कि सर मैं सिंध का हूं, पंजाब का हूं, बलूचिस्तान का हूं, केपी का हूं, गिलगित का हूं, क्या मेरे लिए ये सीरीज काफी होगी, क्या मैं इस सीरीज को देख सकता हूं? देखो बेटा, इस पूरी सीरीज के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं वो तमाम बोर्ड्स को मलहूज़े खातिर रखते हुए, तमाम बोर्ड्स को देखते हुए बनाए गए। तो आसान जबान में अगर मैं बात करूं तो सिंपल में, आप किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हो, आया आप गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक़ रखते हो, बलूचिस्तान से रखते हो, केपीके से रखते हो या सिंध से रखते हो, आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपके लिए अपना एग्जाम देना बहुत हद तक आसान हो जाएगा। तो आप आराम से इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हो, किसी भी किस्म की कोई मसले मसाइल आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है।
कोशिश करो कि इसको साथ साथ सॉल्व करो। अब होगा क्या, देखो एमडी कैट के अंदर एक वाहिद रास्ता जिससे आप स्कोर कर सकते हो वो एमसीक्यूज का आंसर करना ही है। और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करने का तरीका नहीं आता, एमसीक्यूज को मार्क करने का तरीका नहीं आता, कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका नहीं आता, तो अल्टीमेटली आप स्कोर इतना अच्छा नहीं कर पाओगे। और असल गेम तो बायोलॉजी का है। 81 अगर आपके नंबर आ गए तो पीछे जो नंबर बचते हैं उनको लेना काफी हद तक आसान हो जाता है, यानी कि आपका 40% तो सीधा सीधा यहां से सीधा हो जाता है। तो अल्टीमेटली आपके लिए बहुत हद तक आसानी हो जाती है। तो बताने का मकसद ये कि आपने कोशिश करनी है कि इस पूरी सीरीज को एंड तक देखना है, और मेरी कोशिश होगी कि तमाम चैप्टर्स जो एमडी कैट के अंदर इंक्लूडेड हैं उन तमाम चैप्टर्स के वीडियो सॉल्यूशन अपलोड किए जाए, ताकि आपको आइडिया हो सके कि आपकी प्रैक्टिस, आपके कॉन्सेप्ट इस वक्त कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर, और ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो जब भी हम ह्यूमन फिजियोलॉजी का नाम सुनते हैं तो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर हमें हार्ट ज़रूर समझ में आता है, और हार्ट के बगैर ह्यूमन फिजियोलॉजी का जिक्र करना तकरीबन इम्पॉसिबल है। तो अगर मैं बात करूं हार्ट की, सर्कुलेशन की, तो इस चैप्टर के अंदर सर्कुलेशन के अंदर आप दो चीज़ें पढ़ते हो। एक तो आप सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ते हो, और सर्कुलेटरी सिस्टम के साथ साथ आप लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ते हो। तो सर्कुलेटरी सिस्टम प्लस लिम्फेटिक सिस्टम इज द पार्ट ऑफ सर्कुलेशन। अब ये चैप्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एमडी कैट हो, नम्स हो, या कोई भी मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम हो, सबके अंदर ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, और इस चैप्टर से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो पूछे जा रहे होते हैं। तो बिना किसी देरी के इस चैप्टर के तमाम टॉपिक्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई। कह रहा है बोथ कार्डियोवैस्कुलर एंड इम्यून सिस्टम हैव, ठीक है, दोनों की बात कर रहा है, यानी कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम की भी बात कर रहा है और इम्यून सिस्टम की भी बात कर रहा है। अब चाहे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो चाहे इम्यून सिस्टम हो, ये कहाँ से आता है? एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, मीजोडर्मल है या एपिडर्मल? देखो हमने एक चीज़ पढ़ी थी, जर्म लेयर्स। अब ये जर्म लेयर्स कब बनती हैं? ये जर्म लेयर्स बनती हैं जब डेवलपमेंट हो रही होती है। तो जब भी डेवलपमेंट हो रही है तो जर्म लेयर्स बनती हैं। ह्यूमन ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं तो 3 लेयर्स बनती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म, 3 ही लेयर्स बनती हैं। अब इन्हीं 3 जर्म लेयर से आगे जाके डिफरेंट सिस्टम्स जो है वो बन रहे होते हैं, और इन्हीं से अराइज हो रहे होते हैं। तो अगर मैं एक्टोडर्म की बात करूं तो एक्टोडर्म से आपने याद रखना है नर्वस सिस्टम पूरा का पूरा एक्टोडर्मल इन नेचर है, चाहे ब्रेन हो, स्पाइनल कॉर्ड हो, नर्व्स हो, कुछ भी हो, ठीक है। स्किन आ जाएगी आपके इसके अंदर। मीजोडर्म में आपने कभी भी नहीं भूलना कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम यानी कि हार्ट और ब्लड वेजल्स, ये सब। इम्यून सिस्टम, आपका मस्कुलर सिस्टम, आपका किडनी, गुनेड्स, ये सब मीजोडर्मल इन नेचर है। तो सवाल का जवाब तो वैसे हमें मिल गया, बट आगे चलेंगे। एंडोडर्म की जब हम बात करते हैं तो डाइजेस्टिव सिस्टम मेनली जो है वो आपका इसके अंदर आ जाएगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर मीजोडर्मल ओरिजिन हो जाएगा। तो वेरी सिंपल आंसर इज ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है ह्यूमन बीइंग हैव 4 चेंबर हार्ट विद डैश एओर्टिक आर्च। अब अगर मैं ह्यूमन हार्ट बनाऊं एक सिंबॉलिक डायग्राम के थ्रू, तो हमें पता है दिस इज राइट एट्रिया, राइट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज राइट वेंट्रिकल, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से निकलता है, क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, तो पूरी बॉडी से आ रहा है, अब आप उसको लंग्स में भेजना चाहते हो, तो यहाँ से निकलती है आपके पास पल्मोनरी ट्रंक, और ये पल्मोनरी ट्रंक फिर आगे आर्टरीज में डिवाइड होकर फिर लंग्स तक क्या लेकर जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाता है। जबकि जो लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से आता है, और लंग से आने के बाद पूरी बॉडी में जाता है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलता है बॉडी की सबसे बड़ी आर्टरी, जिसे आप एओर्टा कहते हो, एंड एओर्टा फिर जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करता है। तो एओर्टा राइट साइड ऑफ द हार्ट में मिलेगा या लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में मिलेगा? मीडियन और लेटरल तो आप छोड़ सकते हो। दिस इज लेफ्ट। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया लेफ्ट वेंट्रिकल से अराइज हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आंसर बनेगा? ऑप्शन सी बनेगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है इन ह्यूमंस द क्लोज सैक विच सराउंड द हार्ट। हार्ट के अराउंड आपको जो क्लोज सैक मिलता है, काइंड ऑफ मेम्ब्रेन मिलती है, वो क्या होती है? देखो सराउंड को कहते हैं पेरी, ठीक है। अब हार्ट के अराउंड, हार्ट को कहते हैं कार्डिया, तो इसको आप कह दो पेरी कार्डिया।
तो पेरिकार्डियम वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि पेरिकार्डियम का मतलब है हार्ट के अराउंड आपको क्या मिल रही है, एक क्लोज सैक मिल रहा है। आंसर वुड बी पेरिकार्डियम। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फीचर ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल का फीचर नहीं है। अब जब कार्डियक मसल की बात करता हूं तो कार्डियक मसल स्ट्राइटेड मसल्स है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्ट्राइटेड मसल में जो कार्डियक मसल होता है वो ब्रांच्ड होता है। ठीक है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, तो यहां पे आपने एक बात तो ये समझ ली कि कार्डियक मसल स्ट्राइटेड है, कार्डियक मसल स्ट्राइटेड है। दूसरा, कार्डियक मसल जो है वो आपका इनवॉलंटरी है, आपके कंट्रोल में नहीं है, इनवॉलंटरी है। दिल किसी के भी कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, और जाहिर सी बात है कॉन्ट्रैक्ट तो करेगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी है। तो इसका मतलब है ये तो प्रॉपर्टीज हैं, बट क्या प्रॉपर्टी है, फटीग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ कार्डियक मसल, क्योंकि अगर हार्ट के मसल्स ही फटीग कर गए तो दिल कैसे पंप करेगा। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आगे चलेंगे अगले सवाल में। कह रहे हैं इफ नर्व्स ऑफ द हार्ट आर कट देन हार्ट विल। अगर आप हार्ट की नर्व्स को काट दो, मान के चलो ये हार्ट है, अब इसके पास एक नर्व सप्लाई है, अगर आप इस नर्व सप्लाई को ख़त्म कर दो तो क्या होगा। नॉर्मली किसी भी ऑर्गन की अगर आप नर्व सप्लाई को ख़त्म करते हो तो उसका फंक्शन मेनली जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। लेकिन हार्ट के बारे में हम ये पढ़ते हैं कि हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक का मतलब ये है कि हार्ट के पास ये सलाहियत है कि वो खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खुद जनरेट कर सकता है। तो अगर हार्ट मायोजेनिक है, खुद कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की सलाहियत रखता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर आप हार्ट की नर्व्स को काट दो तो कुछ टाइम तक हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है रिदमिकली, जैसा वो करता आया। तो यहाँ पे ए रिदमिकली होगा या रिदमिकली होगा, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी रिदमिकली वुड बी द राइट आंसर। रिदमिकली जो है वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स कर सकता है, बट बहुत ज़्यादा टाइम के लिए नहीं। आप इसे ये कह सकते हो कि बहुत कम टाइम के लिए, लेकिन रिदमिकली कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर सकता है, क्योंकि हार्ट अपनी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी खुद जनरेट कर सकता है। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे चलेंगे। कह रहे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द हार्ट इज मेंटेन बाय। अब मान के चलो ये आपका हार्ट है, सिंबॉलिक डायग्राम, ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है। अब राइट साइड में जो ब्लड आ रहा है वो आ रहा है बॉडी से, और जो बॉडी से ब्लड आता है वो होता है डी ऑक्सीजनेटेड, जबकि लेफ्ट साइड में जो ब्लड आता है वो होता है ऑक्सीजनेटेड। तो अब हमें पता है कि राइट साइड पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, तो इनको सेपरेट करने वाला, क्योंकि अगर दीवार नहीं होगी तो ये ब्लड मिक्स होगा, तो सेपरेट करने वाली ये दीवार का क्या नाम है, इसको कहते हैं आप सेप्टम। अगर एट्रियम के दरमियान सेप्टम है तो इंटर एट्रियल सेप्टम, अगर वेंट्रिकल के दरमियान है तो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आंसर यहाँ पे सेप्टा हो जाता है। ठीक है, वाल्व्स क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वाल्व तो आपको एट्रियम और वेंट्रिकल के दरमियान में मिलेगा, जो बैक फ्लो से बचाता है। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे इफ फोरामेन ओवेल इज प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट ऑफ एम्ब्रियो लीडिंग फ्रॉम द राइट एट्रियम टू। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि होता यह है कि जब एक बच्चे की ग्रोथ हो रही होती है, एक एम्ब्रियो ग्रो कर रहा होता है, तो एट्रियम के दरमियान आपको मिलता है फोरामेन ओवेल। एक छोटा सा होल होता है, फोरामेन ओवेल आप कह लो इसे। अब ये जो फोरामेन ओवेल है ना, ये आपको इंटर एट्रियल सेप्टम में मिलता है, इंटर एट्रियल सेप्टम में मिलता है। अब ये इंटर एट्रियल सेप्टम में नॉर्मली ब्लड को लेकर जाता है फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड। ये फीटस में आपको नॉर्मली देखने को मिलता है। ठीक है, फ्रॉम राइट साइड टू लेफ्ट साइड, यानी कि फ्रॉम राइट एट्रियम टू लेफ्ट एट्रियम, बाद में क्लोज हो जाता है। तो ये ब्लड को कहाँ से कहाँ लेकर जाएगा, राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है पैपिलरी मसल्स आर। पैपिलरी मसल्स क्या होते हैं। मान के चलो ये अगेन हार्ट की सिंबॉलिक डायग्राम, यहां पे आपको मिलेगा एवी वाल्व। अब इस एवी वाल्व को पकड़ के नीचे रखने के लिए आपको कुछ इस तरीके से थ्रेड्स मिलती हैं, जिन्हें आप कॉर्डा टेंडनी कहते हो, कॉर्डा टेंडनाई कहते हो। ठीक है, अब इन कॉर्डा टेंडनाई को पकड़ने के लिए यहाँ पे कुछ मसल्स के प्रोजेक्शंस होते हैं, जो बेसिकली वेंट्रिकल से निकल रहे होते हैं। दे आर कॉल्ड पैपिलरी मसल। अब क्योंकि एवी वाल्व सेमिल्यूनर तो है, तो यहाँ पे अटैच टू सेमिल्यूनर वाल्व तो सीधा सीधा निकल जाता है। अब सवाल ये होता है कहाँ मिलेंगे, एट्रिया में मिलेंगे, नहीं ये तो वेंट्रिकल में मिल रहा है। कॉन्ट्रैक्ट टू क्लोज फोरामेन ओवेल, फोरामेन ओवेल तो ऊपर था, उसका यहाँ से क्या ताल्लुक होगा, नहीं हो सकता। ये दो भी नहीं हो सकते।
तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पे आंसर ऑप्शन बी बनता है क्योंकि कॉर्डा टेंडिनी से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। कह रहे सेमी ल्यूनर वाल्व प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम। अब ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का कॉन्सेप्ट है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन हार्ट के अंदर मैंने आपको बताया यहाँ से निकलता है लेफ्ट साइड से एओर्टा और यहाँ से निकलता है पल्मोनरी ट्रंक। अब इन दोनों की ओपनिंग के ऊपर आपको सेमी ल्यूनर वाल्व मिलता है। अब अगर आप देखो तो सेमी ल्यूनर वाल्व आपको इन दोनों की ओपनिंग पे मिल रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है राइट साइड के ऊपर और ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है लेफ्ट साइड के ऊपर। तो अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाहिर सी बात है जब निकल के पल्मोनरी ट्रंक में चला जाएगा तो पल्मोनरी ट्रंक में जाने के बाद डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बैकफ्लो से बचाने के लिए यहाँ पे आपको सेमी ल्यूनर वाल्व दिया हुआ है। अब ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व है जो आपको पल्मोनरी ट्रंक और राइट वेंट्रिकल के बीच में मिल रहा है, ये क्या करेगा, ये बैकफ्लो से बचाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जबकि इस साइड के ऊपर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड के को बैकफ्लो से कौन बचाएगा, यहाँ पे एओर्टा है, यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल है। तो इसके दरमियान ये जो सेमी ल्यूनर वाल्व मिल रहा है ये बेसिकली बैकफ्लो से बचा रहा होगा। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड का लफ्ज पूछा है तो पल्मोनरी ट्रंक से आगे क्या आती है, पल्मोनरी आर्टरीज आती हैं और पल्मोनरी आर्टरी से राइट वेंट्रिकल। तो यही तो आंसर है। बैकफ्लो से कहाँ बचा रहे हैं, बैकफ्लो यानी कि एक दफ़ा ब्लड पल्मोनरी ट्रंक से आगे पल्मोनरी आर्टरी में पहुंच गया, इसके बाद ये ब्लड पीछे नहीं जा सकता। कहाँ नहीं जा सकता, राइट वेंट्रिकल में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आगे चलते हैं। कह रहा है इट हैज़ द थिकेस्ट वॉल इन द ह्यूमन हार्ट। अगर आप ह्यूमन हार्ट को देखो, दिस इज योर ह्यूमन हार्ट। इस ह्यूमन हार्ट में ऊपर वाले जो चेम्बर्स होते हैं ये थिन वॉल्ड होते हैं, इसकी वॉल थिन होती है, जबकि नीचे वाले जो चेम्बर्स होते हैं इसकी वॉल थिक होती है। अब इन थिक चेम्बर्स में से भी जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल जो है उसकी वॉल लेफ्ट वेंट्रिकल के मुकाबले में इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। क्यों? क्योंकि राइट वेंट्रिकल को ब्लड पंप करना होता है सिर्फ और सिर्फ लंग्स के अंदर, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करना होता है। तो इसलिए लेफ्ट वेंट्रिकल ज़्यादा थिक होता है एज कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। तो आंसर यहाँ पे क्या बन जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल बन जाएगा। आंसर इज ऑप्शन डी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं और अगले सवाल में आपसे कह रहा है फर्स्ट पेयर ऑफ आर्टरीज दैट अराइज एट द बेस ऑफ एओर्टा। मान के चलो ये हार्ट है, अब इस हार्ट में ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकला एओर्टा, बट एओर्टा की सबसे पहली जो ब्रांच निकलती है वो इटसेल्फ हार्ट को सप्लाई करती है और हार्ट में ब्लड सप्लाई करने वाली जो आर्टरी है दैट इज द कोरोनरी आर्टरी। तो कोरोनरी आर्टरी सबसे पहली आर्टरी होती है जो कि एओर्टा के बेस से अराइज होती है। तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन बी बन जाएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। कह रहा है पल्मोनरी सर्कुलेशन इज रिक्वायर्ड फॉर। पल्मोनरी सर्कुलेशन होती क्या है, अगेन हार्ट, ये आ गया राइट वेंट्रिकल, ये आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल। राइट वेंट्रिकल से ब्लड निकला पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरी और चला गया लंग्स में। अब ये जो ब्लड था जो लंग्स में गया ये था डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस कहाँ आएगा, वापस आएगा आपके पास लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में। दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन के अंदर यही सब हो रहा है और ये जो ब्लड आ रहा है ये ऑक्सीजनेटेड है। तो आपने लंग्स में ब्लड को भेजा क्यों, ऑक्सीजनेशन ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के लिए। यही तो आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी, वेरी सिंपल। आगे चलेंगे। कह रहा है हाउ मेनी डबल सर्कुलेशन आर नॉर्मली कंप्लीटेड बाय ह्यूमन हार्ट इन 1 मिनट। अब डबल सर्कुलेशन से मुराद क्या है, एक तो हमने पल्मोनरी सर्कुलेशन देखी, फिर आपको पता है लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड निकलता है और निकल के जाने के बाद पूरी बॉडी में जाता है और पूरी बॉडी से गुजरता गुजरता वापस ऑक्सीजन सप्लाई करके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड राइट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। इसे कहते हैं सिस्टेमिक सर्कुलेशन। तो एक कार्डियक साइकिल में जब हार्ट एक कार्डियक साइकिल कर रहा है तो उस वक्त एक कंप्लीट कार्डियक साइकिल में एक कंप्लीट सिस्टेमिक सर्कुलेशन और पल्मोनरी सर्कुलेशन हो रही है, यानी कि दिस इज कॉल्ड डबल सर्किट। डबल सर्किट सर्कुलेशन का मतलब है बोथ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टेमिक सर्कुलेशन आपको हार्ट में देखने को मिल रही है एक कार्डियक साइकिल में। दिस इज डबल सर्किट। अब नॉर्मली हार्ट कितनी दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट करता है, ऑन एन एवरेज अगर हम ले तो 72 बीट्स पर मिनट हार्ट का जो है वो हार्ट रेट होता है। तो इसका मतलब ये है कि 72 टाइम्स जब हार्ट बीट करेगा तो 72 टाइम्स डबल सर्किट सर्कुलेशन कंप्लीट होगी। तो यही तो आंसर बनेगा, ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहा है ऐसे नोड इज लोकेटेड इन। अब ये ऐसे नोड क्या है,
अगर आप देखो, दिस इज राइट एट्रियम। इस राइट एट्रियम में यहाँ पे एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है जिसको आप साइनो एट्रियल नोड कहते हो। ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करता है और फिर ये इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गुजरते गुजरते आगे जाती है। तो ये ऐसे नोड है कहाँ? राइट एट्रियम के ऊपर। तो आप ढूंढ लो राइट एट्रियम क्या नजर आ रहा है। राइट एट्रियम, अपर एंड ऑफ राइट एट्रियम वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहे गिवन दीज स्ट्रक्चर ऑफ कंडक्शन सिस्टम ऑफ द हार्ट, हार्ट के कंडक्शन सिस्टम आपको दे रहा है। कह रहे चूज द अरेंजमेंट दैट लिस्ट द स्ट्रक्चर इन द ऑर्डर ऑफ पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक एक्शन पोटेंशियल थ्रू दैम। अगर आप हार्ट को देखो तो जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट हुई वो यहाँ ऐसे नोड में हुई। ऐसे नोड से इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी गई गुजरती गुजरती एबी नोड में। एबी नोड से फिर आगे बंडल ऑफ हिस, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, और फिर इस तरीके से परगंजी फाइबर। तो आप यही देख लो, ऐसे नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच, परकंजी। तो सबसे पहले तो आप ऐसे नोड ढूंढ लो। ऐसे नोड कहाँ है? एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, ठीक है। ऐसे नोड यहाँ पे आपको नजर आ रहा है। तो 5 इज नंबर 1, ठीक है। 5 ये रहा, 5 ये रहा, ओके। 5 के बाद क्या आना चाहिए? 5 के बाद 2 या 1 आ जाना चाहिए। तो मान के चलते हैं हम कि यहाँ पे 2 आ गया, ओके 2 आ गया। फिर क्या आना चाहिए? फिर आना चाहिए आपके पास एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल। एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, बंडल ऑफ हिस को भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया 5, फिर एवी नोड हो गया 2, ठीक है। 5 के बाद 2 आ गया, ओके। बंडल ऑफ हिस का है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, तो ये 1 आ गया। आंसर यहाँ पे ही क्लियर हो जाता है। आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन बी हो जाता है, सिंपल। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट पोर्टल सिस्टम इन आवर बॉडी। पोर्टल सिस्टम कहाँ होता है? पोर्टल सिस्टम का मतलब ये है कि इंटेस्टाइन से ब्लड पहले जाता है हार्ट में, ये एक पोर्टल सिस्टम है। एक और पोर्टल सिस्टम आपको पहले जाता है लिवर में, सॉरी, हेपाटिक पोर्टल वेन के थ्रू, और फिर ये जाता है हार्ट में हेपाटिक वेन के थ्रू। दिस इज पोर्टल सिस्टम। तो कहाँ मिलेगा आपको? इंटेस्टाइन और पिट्यूटरी में नो, लंग्स और हार्ट में नो, किडनी और लिवर में नो, लिवर और हार्ट में यस कह सकते हैं। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी होता है। आगे चलेंगे। कह रहे हैं ईसीजी पी वेव रिप्रेजेंट। अब देखो, अगर आप ईसीजी नॉर्मल बनाओ, दिस इज पी वेव। उसके बाद ये एक बड़ी सी वेव बनी जिसे आपने क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स का, फिर एक और ये वेव बन गई जिसे टी वेव का। तो ये जो पी वेव होती है ये एट्रियल डीपोलराइजेशन की वजह से बनती है। डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्यू आर एस कॉम्प्लेक्स वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से बनता है, वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन की वजह से। और ये जो टी वेव है ये वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन की वजह से बनती है। अब अक्सर बच्चे एक कॉन्सेप्ट को जरा मिक्स कर देते हैं, डीपोलराइजेशन और कॉन्ट्रैक्शन का। याद रखना, पहले डीपोलराइजेशन होगी फिर कॉन्ट्रैक्शन होगी। तो पी वेव क्या दिखाती है आपको? एट्रियल डीपोलराइजेशन दिखाती है। जब एट्रियल डीपोलराइज हो जाएगा तो ऑब्वियसली क्या होगी? एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन होगी। कॉन्ट्रैक्शन को आप सिस्टली कहते हो। तो यहाँ आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन बी बनेगा। वेरी सिंपल। आगे चलेंगे। कह रहे ऑल द इवेंट्स ऑफ कार्डियक साइकिल आर कंप्लीटेड। कार्डियक साइकिल के जितने भी इवेंट्स होते हैं वो कितने सेकंड्स में कंप्लीट होते हैं? तो ऑन एन एवरेज अगर मैं मान के चलूँ, एक बंदे का हार्ट रेट है 72 बीट्स पर मिनट। तो अगर उसका हार्ट रेट 72 बीट्स पर मिनट है और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 60 को जब मैं 72 से डिवाइड करूंगा तो आंसर आएगा 0.833। इतने सेकंड में बेसिकली उसका पूरी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। तो यहाँ आंसर ऑप्शन ए बनता है। अगर आपसे कोई और पूछ ले, मान के चलो 60 बीट्स पर मिनट का पूछ ले तो 60 डिवाइड कर देना 60 से, आंसर 1 आ जाएगा। या अगर 100 का पूछ ले तो 60 डिवाइड कर देना 100 से, आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे चलते हैं। कह रहे सिस्टोलिक प्रेशर ऑफ द हार्ट इज हायर देन डायस्टोलिक प्रेशर बिकॉज। सिस्टोलिक प्रेशर का मतलब ये, वेंट्रिकल ने पंप किया, ब्लड आर्टरीज में गया। अब जब ब्लड आर्टरीज में गया तो ऑब्वियसली पीछे से वेंट्रिकल ने पंप किया तभी तो ब्लड आर्टरीज में गया। तो वेंट्रिकल जब पंप करेगा तो ज़्यादा प्रेशर के साथ ब्लड निकल के आगे जाएगा। इसीलिए जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, सिस्टोलिक बीपी होता है, वो हमेशा ज़्यादा होता है डायस्टोलिक से। और उसकी रीज़न वही हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन करने की है।
तो यहाँ पे ब्लड इज फोर्सफुली पंप इनटू आर्टरीज बाय द हार्ट ड्यूरिंग सिस्टली. दिस वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन. आगे चलेंगे. कह रहा है लब साउंड इज द फर्स्ट हार्ट साउंड दैट प्रोड्यूस ड्यू टू. S1 का मतलब है फर्स्ट हार्ट साउंड. आपने हार्ट साउंड सुने होंगे लब डब. तो ये जो लब साउंड होता है ये AV वाल्व के क्लोजर की वजह से होता है. अब AV वाल्व कहाँ है? अगर आप हार्ट को देखो तो यहाँ AV वाल्व है और फिर यहाँ से जो निकलता है वो सेमीड्यूनर वाल्व आपको देखने को मिलता है. दिस इज आउटलेट ऑफ द हार्ट. यहाँ से ब्लड आगे जाता है. दिस इज आउटलेट. जबकि ये क्या है? दिस इज इनलेट. तो इनलेट वाल्व के बंद होने की वजह से लब साउंड प्रोड्यूस होता है. तो आप ढूंढ लो क्लोजर ऑफ इनलेट वाल्व वुड बी द राइट आंसर. वेरी सिंपल. ठीक है, AV वाल्व भी लिख सकते हैं बट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन C हो जाएगा. इस सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल में आपसे कह रहा है डायलेशन ऑफ आर्टीरियोल्स. आर्टीरियोल्स की डायलेशन हो रही है. ये आर्टीरियोल है, इसकी डायलेशन हो रही है. तो डायलेशन की वजह से तमाम चीज़ें बढ़ेंगी सिवाय क्या चीज़ नहीं बढ़ेगी? जाहिर सी बात है, जब ये आर्टीरियोल का डायमीटर ये था, अब डायमीटर ये हो गया, तो डायमीटर तो बढ़ेगा. डायलेशन हो रही है आर्टीरियोल की तो डायमीटर तो बढ़ेगा. क्या नहीं बढ़ेगा? आपने वो बताना है. एरिया भी बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, तो ये भी बढ़ेगा. जाहिर सी बात है, जब आर्टीरियोल का डायमीटर इतना था तो कम ब्लड आ रहा था, अब ज़्यादा ब्लड आएगा, ये भी बढ़ेगा. क्या नहीं बढ़ेगा? ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा. ब्लड प्रेशर उल्टा कम होगा, क्योंकि जैसे ही आप वॉल्यूम बढ़ाओगे, डायमीटर बढ़ाओगे, तो क्या होगा? डायमीटर बढ़ाने की वजह से ब्लड प्रेशर कम होगा. दिस वुड बी द राइट आंसर. ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं था. आगे चलते हैं. कह रहा है वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन जो सिंपैथेटिक इनोवेशन की वजह से हो रही है इज ड्यू टू विच लेयर ऑफ आर्टीरियोल्स. आर्टीरियोल्स की कौन सी लेयर की वजह से वेजो कंस्ट्रक्शन और वेजो डायलेशन होती है? वेजो कंस्ट्रक्शन का मतलब है, मान के चलो ये आर्टीरियोल है. अब आर्टीरियोल ने अपना साइज कम कर लिया या आर्टीरियोल ने अपना साइज बढ़ा लिया. दिस इज वेजो कंस्ट्रक्शन. दिस इज वेजो डायलेशन. इन दोनों का आप वेजो मोशन कह सकते हो. वेजो मोशन में दो चीज़ें आती हैं, कंस्ट्रक्शन भी और डायलेशन भी. अब ये क्यों होती है? जाहिर सी बात है, हमें पता है जो मिडिल लेयर है दैट इज द ट्यूनिका मीडिया. इस ट्यूनिका मीडिया के अंदर मौजूद है स्मूथ मसल. स्मूथ मसल. तो जब ये स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायमीटर कम होगा. जब ये स्मूथ मसल रिलैक्स करेंगे डायमीटर बढ़ेगा. तो ट्यूनिका मीडिया इज एक्चुअली इन्वॉल्विंग इन दिस सिचुएशन. ठीक है, यहाँ पे ट्यूनिका इंटरमीडिया लिखा हुआ है. ठीक है, बट आंसर यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया. ट्यूनिका मीडिया वुड बी द राइट आंसर. इंटरमीडिया का लफ्ज नॉर्मली आप इस्तेमाल नहीं करते, तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन C बनता है. आगे चलते हैं. कह रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन फीचर ऑफ वेन एंड कैपिलरी. कॉमन फीचर ऑफ वेन एंड कैपिलरी क्या है? देखो, पहली बात, चाहे वेन हो चाहे कैपिलरी हो, दोनों के अंदर आपको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा नहीं मिलता. तो हाई ब्लड प्रेशर तो आर्टरीज के अंदर होता है, ये तो गलत हो गया. अब वेन की बात करूं तो वेन में ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना तीनों मिलेंगे. जबकि कैपिलरी के अंदर इस तरीके से सिर्फ एक लेयर ऑफ सेल मिलती है जिसे आप एंडोथीलियम कहते हो. तो ये तो कॉमन फीचर नहीं है, तो इसका मतलब है ये भी नहीं हो सकता. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल सिर्फ कैपिलरी में होता है, वेन में नहीं होता, ये भी नहीं हो सकता. नॉन पल्सेटाइल नेचर वुड बी द राइट आंसर, क्योंकि आर्टरी ही सिर्फ पल्स प्रोड्यूस करती है. जब आर्टरी में ब्लड जाता है तो आर्टरी में ब्लड जाने के बाद फिर आर्टरी नॉर्मल सिचुएशन पे आती है, डायस्टोलिक कंडीशन के ऊपर, तो पल्स प्रोड्यूस होती है. तो ये पल्स आर्टरी के अंदर होती है, वेन के अंदर या कैपिलरी के अंदर नहीं होती. तो आंसर यहाँ पे दोनों में कॉमन फीचर यही बनता है. आंसर इज ऑप्शन C. आगे चलते हैं. कह रहा बेरो रिसेप्टर इन कैरोटिड साइनस डिटेक्ट. बेरो का लफ्ज प्रेशर के लिए इस्तेमाल होता है. तो वो रिसेप्टर्स जो प्रेशर डिटेक्ट करते हैं कैरोटिड साइनस के अंदर, उनका काम क्या है? प्रेशर डिटेक्ट करना. किसका प्रेशर? ब्लड का प्रेशर. तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन B होता है. इतना मुश्किल सवाल नहीं था. आगे चलते हैं. कह रहा है नॉर्मल रेंज ऑफ डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज अबाउट. नॉर्मल रेंज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की कितनी है? तो अप्रॉक्सीमेटली आप 75 टू 85 मिलीमीटर ऑफ मर्करी मान के चल सकते हो. तो 75 टू 85 ये डिफरेंट बुक्स के अंदर ऐसे ही लिखा हुआ है, 75 टू 85. तो आपको आप इसी तरीके से इसको मान के चल सकते हो. नॉर्मल रेंज जो है वो 75 से 85 मान सकते हो. आगे चलते हैं. कह रहे जस्ट एज लिम्फ नोड फिल्टर लिम्फ, जैसे लिम्फ नोड लिम्फ को फिल्टर करता है. मान के चलो ये लिम्फ नोड है, ये लिम्फ को फिल्टर कर रहा है लिम्फ नोड. ब्लड को कौन फिल्टर करता है? ब्लड को फिल्टर करने का काम है स्प्लीन का. इसीलिए स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ द आरबीसीज भी कहते हैं. क्यों? क्योंकि ब्लड जाता है स्प्लीन के अंदर, फिर स्प्लीन जो है वो उस ब्लड के अंदर उस ब्लड को एक्सपोज करवाती है मैक्रोफेजेस से और बाकी चीज़ों से. तो जो भी ब्लड के अंदर आपने फिल्टर करना होता है वो आप फिल्टर कर लेते हो. तो द आंसर वुड बी
स्प्लीन। ठीक है, वेरी सिंपल। आगे चलेंगे। लिम्फ नोड्स आर ड्रेन्ड बाय, अब मान के चलो ये आपका लिम्फ नोड है, एग्जांपल दे रहा हूं। अब इस लिम्फ नोड के अंदर यहां से लिम्फ आ रहा है, यहां से लिम्फ आ रहा है, यहां से लिम्फ आ रहा है, यहां से लिम्फ आ रहा है। आने वाले रास्ते को आप ए फेरेंट कहते हो, ए पहले आता है तो इसे आप ए फेरेंट वेजल कह लो, और जाने वाले रास्ते को आप ई फेरेंट कह लो। तो क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है, इसीलिए जो लिम्फ नोड्स हैं उस लिम्फ नोड से ईफेरेंट वेजल एक ही निकलती है जो आगे ब्लड को जो आगे लिम्फ को सप्लाई कर रही होती है। तो यहाँ पे सिंगल ईफेरेंट वेजल देखने को मिलती है, एफेरेंट कई सारी होती हैं। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे फंक्शन ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट, लिम्फेटिक सिस्टम के सारे फंक्शन सिवाय। लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी में रोल प्ले करेगा, बिल्कुल। अगर कोई बैक्टीरिया है, कोई वायरस, कोई ऐसी चीज़ जो टिश्यू के अंदर आ गई है, उसको बॉडी से निकालना, उसको फिल्टर करना, ये किसी हद तक लिम्फेटिक सिस्टम का काम हो सकता है, तो ये तो होगा। रिटर्न मटेरियल बैक टू द ब्लड, ये तो मेन काम है। एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट, लैक्टियल्स के बारे में हम देखते हैं, तो ये भी होगा। ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, ये तो ब्लड का काम है, तो ये नहीं हो सकता, यही आंसर बनेगा, सिंपल। आगे चलते हैं। हाईएस्ट ब्लड प्रेशर ह्यूमन बीइंग इज फाउंड इन, हाईएस्ट ब्लड प्रेशर आपको कहाँ देखने को मिलता है? अब जब ब्लड प्रेशर की हम बात करते हैं तो ब्लड प्रेशर हाईएस्ट कहाँ होगा? हार्ट के करीब करीब। तो हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट किया, ब्लड गया आर्टरीज के अंदर, बट कौन सी आर्टरी में? पल्मोनरी ट्रंक में ज़्यादा होगा या एओर्टा में? तो जाहिर सी बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिक होती है, तो वो जब कॉन्ट्रैक्ट करेगी ज़्यादा प्रेशर से ब्लड निकलेगा, तो आंसर वुड बी एओर्टा। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहे हैं ब्लड वेजल हैविंग लार्ज बोर एंड 1 सेल थिकनेस। ठीक है, लार्ज बोर का मतलब है इस तरीके से उसका जो साइज होता है वो बड़ा होता है, और सिर्फ एक सेल की थिकनेस देखने को मिलेगी, यानी कि सिर्फ एक सेल आपको देखने को मिलेगा, एक सेल की लेयर देखने को मिलेगी। जैसे आप मेनली एंडोथीलियम कह रहे होते हो, ये कहाँ मिलता है आपको? अभी हमने पढ़ा, ये कैपिलरी का फीचर है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहे ब्लड प्रेशर इज जनरेटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ, ब्लड प्रेशर किसकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जनरेट होता है? तो जाहिर सी बात है, लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड जाता है एओर्टा में। अब एओर्टा में जब ब्लड जाता है तो फिर एओर्टा से पूरी बॉडी में जाता है, तो ब्लड प्रेशर किसका मेन फीचर है? लेफ्ट वेंट्रिकल का मेन फीचर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आगे चलते हैं। कह रहे इट इज नॉट द पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। देखो, ग्लोमेरुलस असल में है क्या? ग्लोमेरुलस आपको किडनी में देखने को मिलता है, इट्स अ बंच ऑफ कैपिलरीज, तो बिल्कुल ये तो पार्ट है। आर्टीरियल भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, वेन्यूल भी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है, बट लैक्टियल्स ये लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है। यही आंसर हो जाएगा, आसान सवाल था। आगे चलेंगे। एट्रियल डायस्ली का मतलब क्या है? देखो, एक लफ्ज होता है सिस्ली, जिसे आप लिखते सिस्टोल, और एक होता है डायस्ली। जब भी लफ्ज सिस्ली इस्तेमाल होगा तो वहां पे मतलब होगा कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन हो रही है। और जब भी लफ्ज डायस्ली इस्तेमाल होगा तो वहां मतलब होगा आपका रिलैक्सेशन। तो सिस्ली कॉन्ट्रैक्शन, डायस्ली रिलैक्सेशन। तो यहाँ पे एट्रियल डायस्ली का मतलब क्या होगा? एट्रियल रिलैक्सेशन। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है हेपेटिक पोर्टल वेन कैरी ब्लड फ्रॉम। अभी हमने देखा हेपेटिक पोर्टल वेन इंटेस्टीन से ब्लड लेकर आती है लिवर के अंदर, तो इंटेस्टीन से लिवर में ब्लड लेकर आना ये किसका काम है? हेपेटिक पोर्टल वेन का काम है। और फिर लिवर से हार्ट में कौन लेकर जाता है? हेपेटिक वेन। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, इतना मुश्किल सवाल नहीं था। आगे चलेंगे। इस सवाल में आपसे कह रहा है 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन कंस्टिट्यूट। हार्ट का एक दफा कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, ये क्या है? ये हार्ट साइकिल है, ये कार्डियक साइकिल है। सिस्ली और डायस्ली तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। आंसर यहाँ पे कार्डियक साइकिल होगा, क्योंकि एक कार्डियक साइकिल में हार्ट रिलैक्स करता है फिर कॉन्ट्रैक्ट करता है, या कॉन्ट्रैक्ट करता है फिर रिलैक्स करता है, दोनों आप बात कह सकते हो। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? कार्डियक साइकिल हो जाएगा। तो कार्डियक साइकिल वुड बी द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है विच वन इज नॉट ट्रू अबाउट थाइमस। थाइमस के बारे में क्या चीज ठीक नहीं है? थाइमस एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसे थाइमोसिन कहते हो, तो थाइमस ये काम तो करेगा। थाइमस टी सेल को मैच्योर भी करता है, इसीलिए उन्हें टी सेल्स कहते हैं, क्योंकि मैच्योरेशन टी सेल की थाइमस में ही होती है, तो ये भी होगा। इट इज द पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम का तो पार्ट है, ये भी होगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है? नो, ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, और यही आपका करेक्ट आंसर बनता है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।
आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है द फ्लो ऑफ लिम्फ इज मेंटेन्ड बाय। फ्लो ऑफ लिम्फ कौन मेंटेन करता है? अब देखो, फ्लो ऑफ लिम्फ का मतलब है लिम्फैटिक वेजल्स के अंदर से लिम्फ आगे जा रहा है। अब लिम्फैटिक वेजल्स के जरिए जब लिम्फ आगे जा रहा है तो उसमें कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? मान के चलो ये आपके पास स्केलेटल मसल है, इस स्केलेटल मसल के दरमियान ये लिम्फैटिक वेसल है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जाहिर सी बात है जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये लिम्फ को ऊपर की तरफ पंप करेगा, तो ये तो हो सकता है। क्या ब्रीदिंग मूवमेंट और मूवमेंट ऑफ विजरा भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? यस, ब्रीदिंग मूवमेंट्स जाहिर सी बात है मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स कर रहे हैं, और विजरा की जो मूवमेंट है आपके और डिफरेंट ऑर्गन्स की जो मूवमेंट है उससे भी जो है वो लिम्फ आगे जा रहा होता है। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर। ऑल ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, और इस सवाल में आपसे कह रहा है आर्टरीज कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट। कौन सी आर्टरी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं होता? तमाम आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है सिवाय, अब अगर आपको याद हो हार्ट, और हार्ट के अंदर ये आपको राइट वेंट्रिकल याद हो, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल, तो यहाँ से निकलता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और फिर ये डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है लंग्स में। लंग्स में होती है ऑक्सीजनेशन, और फिर ये ब्लड वापस कहाँ आता है? लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में आता है। तो बेसिकली यहाँ से जो निकलता है दैट इज द पल्मोनरी ट्रंक, और फिर पल्मोनरी ट्रंक आगे पल्मोनरी आर्टरीज में डिवाइड होती है। इसी तरीके से अगर आपसे पूछ ले कि भाई कौन सी वेन ऐसी है जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, तो जाहिर सी बात है लंग से जो ब्लड वेसल ब्लड लेकर आएगी वो वेन होगी। कौन सी? पल्मोनरी वेन। कितनी होती है? 4, 2 राइट साइड है, 2 लेफ्ट साइड है। तो आंसर यहाँ पे क्या बनता है? पल्मोनरी आर्टरी बनता है। ये वेरी सिंपल है, इतना मुश्किल सवाल नहीं है। आगे चलेंगे। इस सवाल में कह रहा है डैश ब्लड प्रेशर इज फेल्ट ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ब्लड जाएगा आर्टरीज। ये जो ब्लड प्रेशर होगा ये कौन सा होगा? सिस्टोलिक, डायस्टोलिक? ऑब्वियसली वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो ब्लड जा रहा है आर्टरीज में, तो ये कौन सा ब्लड प्रेशर है? दिस इज सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है। आगे चलेंगे। कह रहे द बैक फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी इज प्रिवेंटेड बाय। बार बार हमने देखा पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड पीछे नहीं जा सकता, किसके वजह से? सेमीलुनर वाल्व की वजह से। अभी हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था इस सवाल को। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? ऑप्शन डी हो गया। आगे चलेंगे। कह रहे द फ्लैप ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व आर अटैच्ड टू मस्कुलर एक्सटेंशन ऑफ द राइट वेंट्रिकल नोन एज। अब देखो, अगर हम ये हार्ट बनाए और इस हार्ट में ये एवी वाल्व बनाए, तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में आपने याद रखना रैट, राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड। इसी तरीके से जो लेफ्ट साइड होता है उसमें बाइकस्पिड वाल्व होता है, बाइकस्पिड वाल्व होता है। अब इंपॉर्टेंट बात ये है हमारी कि ट्राइकस्पिड वाल्व नीचे से जुड़ा हुआ है। हमने देखा था थ्रेड्स होते हैं जिन्हें आप कॉर्डा टेंडिनी कहते हो, फिर ये कॉर्डा टेंडिनी नीचे जाके जुड़ते हैं जिन्हें आप पैपिलरी मसल्स कहते हो। फिर कौन से मसल से जुड़ा हुआ है? पैपिलरी मसल से। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है ह्यूमन हार्ट में लेफ्ट एट्रियम से ब्लड कहाँ से आ रहा है? तो अभी हमने देखा लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ब्लड कहाँ से आ रहा है? लंग से आ रहा है। तो लंग से जो ब्लड आ रहा है वो पल्मोनरी वेन से आ रहा है। अब पल्मोनरी वेन 2 राइट साइड की होती है, 2 लेफ्ट साइड की होती है, तो 4 हो गई। आंसर यहाँ ऑप्शन डी। अभी हमने इस सवाल को देखा था। आगे चलते हैं। कह रहे इट इज द मेजर ऑफ फोर्स विद विच ब्लड पुश अप अगेंस्ट द वॉल ऑफ ब्लड वेसल इज कॉल्ड। अगर आप ये ब्लड वेसल देखो तो ब्लड आता है और वॉल्स के ऊपर प्रेशर लगाता है, तो ऑब्वियसली ये चीज़ क्या होगी? ये हार्ट अटैक होगा। नहीं, दिस इज ब्लड प्रेशर। हाइपरटेंशन तो आप कहते हो जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हाई ब्लड प्रेशर को आप हाइपरटेंशन कहते हो। तो आंसर यहाँ क्या हो जाएगा? ब्लड प्रेशर, ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। कह रहे एज ब्लड इज फिल्टर्ड इन स्प्लीन लिम्फ इज फिल्टर्ड इन। अभी हमने देखा लिम्फ कहाँ फिल्टर होता है? लिम्फ नोड में। जो भी लिम्फ के अंदर बैक्टीरिया है या कोई ऐसी चीज़ है उसको फिल्टर किया जाता है लिम्फ नोड के थ्रू। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? लिम्फ नोड। ब्लड कौन फिल्टर करता है? स्प्लीन फिल्टर करता है। तो आंसर यहाँ ऑप्शन बी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे एक कंप्लीट हार्ट बीट में एक सिस्टोलिक और एक डायस्टोलिक इवेंट हो रहा होता है। अब ऑन एन एवरेज 72 बीट्स पर मिनट है, तो कितना टाइम लगेगा? ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा? 0.8 सेकेंड। ये अभी हमने देखा था। नॉर्मल हार्ट रेट कितना होता है? 60 to 100 बीट्स पर मिनट। इसके दरमियान कहीं भी आपको कुछ भी दे सकता है, बट आपने ये मेजॉरिटी याद रखना है। आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है लिम्फ इज अ फ्लूइड इन ट्रांजिट बिटवीन। लिम्फ
ट्रांजिट करता है फ्लूइड को बिटवीन। अब अगर आपको याद हो लिम्फ बनता कैसे, तो ये कैपिलरी नजर आ रही है और इस कैपिलरी के अराउंड ये है सेल्स, यहाँ पे है इंटरस्टिशियल फ्लूइड। ये कैसे बनता है? ये प्लाज्मा से बनता है। फिर ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड लिम्फ के अंदर जाता है, लिम्फेटिक वेजल के अंदर जाता है और लिम्फेटिक वेजल में जाते ही इसका नाम लिम्फ पड़ जाता है। अब ये लिम्फेटिक वेजल इस लिम्फ को पहले तो फिल्टर करती है, फिल्टर करने के बाद ये अल्टीमेटली सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड का पार्ट बन जाता है। तो किसके दरमियान ट्रांजिट कर रहा है? इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड और सर्कुलेटरी सिस्टम यानी कि ब्लड के दरमियान। अब अक्सर बच्चे देखते ही साथ इसका प्लाज्मा आंसर लगाएंगे, बट प्लाज्मा आंसर नहीं है, आंसर है इंटरस्टिशियल फ्लूइड एंड ब्लड। तो ऑप्शन बी वुड बी द अप्रोप्रिएट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस सवाल में कह रहा है फ्लैप्स ऑफ इनलेट वेल्व। इनलेट वेल्व का मतलब है एवी वेल्व। ये डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं किससे? अगर आपको याद हो, हार्ट, ये आपकी थ्रेड्स निकल रही है जिन्हें आप कॉर्डा टेंडिनी कहते हो, और ये कॉर्डा टेंडिनी नीचे पैपिलरी मसल से कनेक्ट होती है। तो ये जो फ्लैप है ये किसके साथ डायरेक्टली कनेक्ट है? कॉर्डा टेंडिनी के साथ। अक्सर बच्चे इसका आंसर पैपिलरी मसल्स लगाएंगे, बट डायरेक्टली पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा? कॉर्डा टेंडिनी होगा। आगे चलते हैं। क्या रेट ऑफ हार्ट बीट इज डिटरमाइंड बाय। हार्ट रेट कौन डिटरमाइन करेगा? तो हमें ये पता है कि पूरे का पूरा जो हार्ट है उसकी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जनरेट करना ये काम है एसए नोड का। तो एसए नोड इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द हार्ट रेट। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा? एसए नोड। अगर एसए नोड काम करना छोड़ दे तो फिर एवी नोड फिर आगे चलता है, वरना आप आर्टिफिशियल पेसमेकर भी लगाते हो। इसीलिए आप एसए नोड को नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हो, नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हो। ठीक है, आगे चलेंगे। अगले सवाल में कह रहा है कॉर्डा टेंडिनी फाइब्रस कॉर्ड है जो नीचे किससे कनेक्ट होती है? अभी हमने देखा ये किससे कनेक्ट होती है। बेसिकली दे आर अटैच्ड विद, नीचे तो आपके पास पैपिलरी मसल्स होते हैं, बट ऊपर किससे होगा? सेमील्यूनर वाल्व से। सेमील्यूनर वाल्व तो आउटलेट में होता है, कॉर्डा टेंडिनी एवी वाल्व को कनेक्ट करेगी। तो एवी वाल्व में एक ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी होगा। इस सवाल की तरफ चलते हैं और इस सवाल में आपसे कह रहा है ब्लड वेसल जिसका डायमीटर कम है और उसकी वॉल थिक है। तो अगर आप आर्टरी और वेन को देखो तो आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया होता है वो ज़्यादा थिक होता है। अब आर्टरी का जो ट्यूनिका मीडिया है वो ज़्यादा थिक है किस रीज़न की वजह से? क्योंकि आर्टरी के वॉल जो है उसके अंदर स्मूथ मसल ज़्यादा मिल रहा है। आर्टरी की ट्यूनिका मीडिया में स्मूथ मसल ज़्यादा है, इलास्टिक फाइबर्स है, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमेन है वो छोटा हो जाता है, जबकि वेन के अंदर ट्यूनिका मीडिया कम होता है और ल्यूमेन बड़ा हो जाता है। तो आर्टरी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। इस सवाल में आपसे कह रहा है हार्ट एक 4 चैम्बर्ड ऑर्गन है जिसके अंदर क्या होता है। अगर आप हार्ट को देखो तो हार्ट के अंदर 2 अपर चैम्बर्ड है, 2 लोअर चैम्बर्स है। 2 अपर चैम्बर जो होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, जिनको आप क्या कहते हो? जिनको आप बेसिकली नाम देते हो आर्टरीज का। और जो आर्टरीज बोल रहा हूँ, एट्रियम्स। ठीक है, एट्रियम का नाम एट्रियम, एट्रिया। ठीक है, सिंगुलर है तो एट्रियम और प्लूरल है तो एट्रिया। इसी तरीके से नीचे वाले जो होते हैं उन्हें आप कहते हो वेंट्रिकल या वेंट्रिकल्स। तो नीचे वाले थिक वॉल्ड होते हैं, ऊपर वाले थिन वॉल्ड होते हैं। तो 2 अपर थिन वॉल्ड चेम्बर्स मिलेंगे जिन्हें आप एट्रियम कहोगे, एट्रिया कहोगे। 2 लोअर थिक चेम्बर्स मिलेंगे जिन्हें आप वेंट्रिकल्स कहोगे। तो आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी बनता है। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ लिम्फ इज। लिम्फ को अल्टीमेटली कहाँ जाना होता है? देखो लिम्फ जो है इसे अल्टीमेटली कहाँ जाना है? लिम्फ को अल्टीमेटली जाना है सर्कुलेटरी सिस्टम में। अब सर्कुलेटरी सिस्टम में भी आर्टरी में जाता है कि वेन में जाता है? तो हमें ये बात पता है कि अल्टीमेटली ये ड्रेन होना है वेन के अंदर। तो अगर यहाँ पे वेन का ऑप्शन मौजूद है तो देख लो आप, सब क्लेवियन वेन वुड बी द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है डिसेंडिंग एओर्टा बाइफरकेट होता है, डिवाइड होता है, और बाइफरकेट में डिवाइड होने के बाद ऑन फर्दर डिवीजन फ्रॉम द फीमोरल आर्टरी दैट सप्लाई ब्लड टू द थाई मसल्स होगा, थाई मसल्स ऑफ द लेग। अब डिसेंडिंग एओर्टा नीचे आता है और डिवाइड होता है इलियक आर्टरी कहते हैं, फिर एक्सटर्नल इलियक, फिर इंटरनल इलियक, और फिर आगे जो है वो लेग्स को सप्लाई करती है। इलियक आर्टरी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं। आगे चलेंगे। अगले सवाल में आपसे कह रहा है लिम्फेटिक वेसल ऑफ द बॉडी
एम्प्टी द लिम्फ इनटू ब्लड स्ट्रीम एट। अब जाहिर सी बात है, अभी हमने देखा तो इसका आंसर क्या था, सबक्लेवियन वेन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द वाल्व बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, तो मैंने आपको बताया ट्रिक याद रखनी है, रैट। रैट का मतलब है राइट एट्रियम ट्राइकस्पिड, राइट एट्रियम और लेफ्ट राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व मिलेगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कह रहे डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम इंटेस्टाइन इज कैरिड टू लिवर बाय। अगर आपको याद हो तो ये हार्ट था, ये लिवर था और ये इंटेस्टाइन है मान लीजिए। अब ये पोर्टल सिस्टम से ब्लड जाता है पहले लिवर में और लिवर से जाता है फिर हार्ट में। तो जो आर्टरी, जो वेन बेसिकली इंटेस्टाइन से ब्लड लिवर में लेके जाती है, दैट इज हेपाटिक पोर्टल वेन। और यहाँ पे होती है हेपाटिक वेन जो लिवर से ब्लड को लेके जाती है हार्ट के अंदर। तो आंसर क्या होगा, हेपाटिक पोर्टल वेन होगा, क्योंकि जितना भी डाइजेस्ट। अगले सवाल में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टरी प्रोवाइड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। डाइजेस्टिव सिस्टम को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन सप्लाई करता है। अब अक्सर बच्चे देखते साथ ही हेपाटिक आर्टरी आंसर लगाएंगे। हेपाटिक आर्टरी लिवर को ब्लड सप्लाई करती है, बट हेपाटिक आर्टरी इज अल्टीमेट ब्रांच ऑफ मेसेंट्रिक आर्टरी। होता ही है कि एओर्टा जब डिवाइड होता है ना, एओर्टा नीचे आता है, इसे कहते हैं आप डिसेंडिंग एओर्टा। फिर ये चेस्ट में आके डिफरेंट ब्रांचेस देता है, कौन कौन सी देता है दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। फिर ये नीचे आता है, इसे आप एब्डोमिनल एओर्टा कहते हो। वहां से निकलती है मेसेंट्रिक आर्टरी। फिर ये जो मेसेंट्रिक आर्टरी है ना, ये फर्दर फिर बाकी ब्लड सप्लाई करती है लिवर को हेपाटिक आर्टरी के थ्रू और फिर आगे। तो आंसर यहाँ पे मेसेंट्रिक आर्टरी होगा। फिर नीचे ऑब्वियसली रीनल आर्टरी भी होगी। फिर आप आगे आते हो तो लेग वाले रीजन में इलियक आर्टरी आती है। फिर इलियक आर्टरी एक्सटर्नल इलियक, इंटरनल इलियक में डिवाइड होती है। ये पूरा एक्सटेंसिव नेटवर्क है, बट आंसर यहाँ पे मेसेंट्रिक आर्टरी बनता है। आगे चलते हैं। कह रहे क्यूआरएस वेव में क्यूआर इंटरवल क्या इंडिकेट करता है। अगर आपको याद हो, दिस इज पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, दिस इज टी वेव। तो क्यू आर इंटरवल, क्यू आर के दरमियान क्या हो रहा है। देखो अगर मैं क्यू आर के दरमियान देखूं तो हमें पता है पी वेव में एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है। अब पी वेव में अगर एट्रियल डीपोलराइजेशन हो रही है तो जैसे ही एट्रियल डीपोलराइजेशन होगी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा। फिर क्या होगा, फिर होगा ये कि एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर चुका है। तो इसका मतलब है आंसर स्टार्ट ऑफ एट्रियल सिस्टली नहीं होगा। क्या स्टार्ट ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्ली होगा या एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्ली होगा। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल क्यों। देखो पी वेव का मतलब है एट्रिया डीपोलराइज कर चुका है और एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट भी कर चुका है। अब जब एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है तो हमें पता है ऐसे नोड से सिग्नल जब एवी नोड में आता है तो एवी नोड में थोड़ा सा डिले होता है, ताकि तमाम का तमाम ब्लड जो एट्रिया से कॉन्ट्रैक्ट करके आया है वो नीचे वेंट्रिकल में आ जाए। तो असल में जब क्यू आर इंटरवल चल रहा है तो भले से वेंट्रिकल के मसल डीपोलराइज होना शुरू हो रहे हैं, हो चुके हैं, बट अभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, क्योंकि पहले डीपोलराइजेशन होती है फिर कॉन्ट्रैक्शन होती है। तो यहां पे आंसर क्या बनेगा, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्ली, क्योंकि अब वेंट्रिकल जस्ट कॉन्ट्रैक्ट करने वाले, तो कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले क्या होता है, डायस्ली होती है। तो आंसर यहां पे क्या होगा, ऑप्शन सी बनेगा। स्टार्ट नहीं होगा और एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टली नहीं होगा, तो आंसर यहां ऑप्शन सी बनता है। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल सवाल था नहीं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा सवाल था जो हमने देख लिया। आगे चलते हैं। कह रहे आफ्टर अ फैटी मील द फैट ग्लोब्यूल्स में मेक अप -% ऑफ द लिम्फ। डिफरेंट बुक्स ये कहती हैं कि अगर आप एक फैटी मील्स लोगे तो ये फैट ग्लोब्यूल्स हैं, ये लैक्टियल्स में जाते हैं और लिम्फ का पार्ट बन जाते हैं। कितना परसेंट, 1%। दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन, 1% इज द राइट आंसर। आगे चलेंगे। कह रहे द करेक्ट पाथवे ऑफ लिम्फ फ्लो इन द ब्लड। लिम्फ फ्लो का करेक्ट पाथवे क्या है। देखो हमें पता है कि लिम्फ जो है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड से जब लिम्फेटिक कैपिलरी में आता है, लिम्फेटिक कैपिलरी में, तो लिम्फेटिक कैपिलरी में आते साथ ही उसका नाम लिम्फ पड़ जाता है। लिम्फेटिक कैपिलरी से लिम्फेटिक वेसल में जाता है, कहा जाता है भाई लिम्फेटिक वेसल में जाता है। अब इस लिम्फेटिक वेसल में जगह जगह आपको लिम्फ नोड्स मिलते हैं, जगह जगह लिम्फ नोड्स मिलते हैं। तो ये आप चेक कर लो, लिम्फ नोड पहले आएंगे फिर लिम्फेटिक कैपिलरी आएगी, नहीं। इंटरस्टिशियल फ्लूइड, लिम्फ वेसल, लिम्फ कैपिलरी, नहीं, लिम्फ कैपिलरी पहले आएगी, लिम्फ वेसल बाद में आएगा। तो इसका मतलब है ये भी गलत हो गया।
lymph capillary, lymph vessel, then lymph node. इसी तरीके से lymph vessel, lymph capillary, lymph vessel, lymph capillary नहीं हो सकता. अप्रोप्रिएट आंसर अगर यहाँ पे इंटरस्टिशियल फ्लूइड ना हो तो यही बनता है, यही बनता है ऑप्शन सी. अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड यहाँ पे ना हो तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन सी. बट टेक्निकली इंटरस्टिशियल फ्लूइड पहले होना चाहिए. ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया. ठीक है, आगे चलते हैं. अगले सवाल में आपसे कह रहा है कैपिलरी ज्वाइन करके क्या बनाती है. तो हमें पता है आर्टरी, आर्टेरियोल के अंदर क्या, फिर कैपिलरी के बाद क्या आता है? कैपिलरी के बाद आते हैं वेन्यूल्स. तो वेन्यूल्स कौन बना रहा है? वेन्यूल्स कैपिलरी से बन रहा है. तो वेन्यूल्स वुड बी द राइट आंसर. वेन्यूल्स इज द राइट आंसर. आगे चलते हैं. कह रहे वो सिस्टम जो कि ट्रांसपोर्ट करेगा और डिफरेंट मटेरियल्स को रिटर्न करेगा फ्रॉम द टिश्यू ऑफ द बॉडी टू द ब्लड. ये अभी हमने देखा लिम्फेटिक सिस्टम का काम है जितना भी आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है उसको वापस ब्लड में डालना. तो यहां पे आंसर क्या होगा? लिम्फेटिक सिस्टम होगा. वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना मुश्किल नहीं है. अगले सवाल की तरफ चलते हैं. कह रहे एक ह्यूमन हार्ट के अंदर कितने वेंट्रिकल्स होते हैं? वेंट्रिकल्स की बात कर रहा है, चेंबर्स की बात नहीं कर रहा. देखते साथ ही बच्चे 4 चेंबर्स हैं. तो एक राइट वेंट्रिकल होता है, एक लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, तो 2 वेंट्रिकल्स होते हैं. आंसर इज ऑप्शन ए. लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. लास्ट क्वेश्चन में आपसे कह रहा है वो कौन सी ब्लड वेसल है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट लंग्स की तरफ लेके जाती है. तो हमने बार बार डिस्कस किया कि पल्मोनरी आर्टरी इज एक्चुअली द आर्टरी विच अराइज फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल और फिर ये ब्लड को लेके जाएगी लंग्स की तरफ. इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है. तो आंसर यहाँ हो गया ऑप्शन डी. यहाँ पे आके हमने सर्कुलेशन के जितने क्वेश्चंस थे तमाम क्वेश्चंस को बहुत डिटेल के साथ, बहुत कॉन्सेप्चुअली सॉल्व किया. एंड दे आर द क्वेश्चंस जो एग्जाम के अंदर अक्सर मिलते हैं आपको. तो इसीलिए यहाँ पे आके हमने तमाम कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया. एंड आई होप सो कि आपके सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे जो थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, हालांकि ये चैप्टर बहुत इजी है बट स्टिल अगर कोई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट लगता है तो यहाँ पे आई होप सो कि क्लियर हो गया होगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. आज के लिए इतना ही रखते हैं. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.